आ रही है। आलोक पांडे जी, जैसा कह रहे हैं अरविंद जय तिलक साहब कि भाई 2024 के लिए वो परसेप्शन खराब नहीं करना चाहती बीएसपी और कांग्रेस कि भाई उनके खिलाफ भी देखिए उनकी कितनी बुरी हालत हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए तो ये चैलेंज है ना सर। देखिए अब कोई हार, पार्टी की हार तो नहीं होगी जैसे पहले एक होता था, अब तो पार्टी की तो हार है ही, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अखिलेश यादव के पोर्टफोलियो में भी एक व्यक्तिगत हार ऐड होगी क्योंकि अब नेताजी नहीं है। भविष्य जी, अरविंद जी ने जो बात कही है वो बहुत सीनियर पत्रकार हैं और मैं उनकी बात को कैसे डिनाई कर सकता हूं, लेकिन मैं एक अपना नजरिया बताता हूं। मेरा नजरिया यह है कि युद्ध में न लड़े तो भी आपका परसेप्शन ये बनेगा कि आप हार गए, किसी ने मारे डर के नहीं गए। जनता दूसरी तरह से भी सोचती, जिस तरह से मैं बता रहा हूं इस तरह से भी सोच सकती है। मैंने जिस नजरिए से वो ही बताया कि आप वॉक ओवर दे रहे हैं इसलिए कि 24 में अच्छा लड़े, लेकिन मैं आम पब्लिक की तरह ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें कितने वोट मिलते हैं इससे पता तो चलता। मतलब आप खुली फील्ड दे रहे हैं बीजेपी और सपा को, आप लड़ ही नहीं रहे हैं हमारे डर के जी। तो आप, इसका मतलब है कि पब्लिक को सही चीजें नहीं, पब्लिक सही चीजें नहीं समझ पा रही है वो, या मैं ये कहूं और स्पष्ट कहूं कि पब्लिक को आप ये बता रहे हैं कि हम लड़ने लायक नहीं जी। अब अच्छा एक बात और जोड़ दूं इसमें, 26,000 मत मिले थे बसपा को, जैसा कि अरविंद जी ने बताया, 3,000 कांग्रेस को। विधानसभा में 29,000 मत बहुत होते हैं। 29,000 मतों का दो पार्टियों में बंट जाने में किसी पार्टी की जीत या किसी पार्टी की हार में ये भूमिका निभा सकते हैं जी। तो इसलिए जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश दो पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है, ये भी आम जनता के बीच में विचार है जी। बिल्कुल, ठीक है सर। ये ट्वीट देखिए, ये बड़ा सवाल है क्योंकि देखिए आलोक पांडे जी, हम बात करते हैं मैनपुरी की जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, तो वहां पर भी देखिए कई विधानसभाओं में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। अखिलेश यादव, अब ये देखिए अगर हम लखीमपुर जिले की 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी के लिए तो एक गढ़ है, और कहीं ना कहीं जो परसेप्शन अगर बनाना है 2024 के लिए तो जरूरी था कि कहीं बीजेपी के किले में भी सेंध लगाएं। वो एक माइंडसेट हो सकता था, एक अच्छा कॉन्टेस्ट जो है गोला गोकर्णनाथ में हो सकता था। तो अब ऐसे में स्थिति क्या बन रही है? आने वाले वक्त में तो मैनपुरी का भी चुनाव है, रामपुर में चुनाव है। तो परिवार के अंदर ही लड़ रहे हैं अभी जी। तो उस चक्कर में वो अभी पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण की तरफ जा रहे हैं, और वो ट्रांजैक्शन पीरियड आता है, हर दल में आता है ऐसा। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी में भी था, जब आडवाणी जी से सत्ता लेकर के और मोदी जी की तरफ गई थी, और 2009 के चुनाव में बीजेपी की क्या हालत हुई थी आप देखिए। तो बीजेपी भी ट्रांजैक्शन पीरियड से गुजर रही थी, सपा भी इसमें अपने एक ट्रांजैक्शन पीरियड से गुजर रही है। लेकिन हाँ, अपने आंतरिक मैटर को लेकर के पार्टी को, जो दोनों चीजों के बीच में संतुलन वो स्थापित करना चाहिए अखिलेश जी को, वो नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अखिलेश यादव जी एक परिवार के सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। अभी उनकी परिवार के अंदर, पार्टी में हो गए हैं सर्वमान्य नेता, लेकिन परिवार में अभी वो सर्वमान्य नेता नहीं है, कुछ गड़बड़ियां हैं, वो अपनी वो कील काटे ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर वो तराई पर जाते, अगर इस जीत के अंतर को कम कर पाते, तो जो 80 से 100 सीटें हैं तराई की, वहां पर समाजवादी पार्टी अपने आप को और ज्यादा बेहतर तरीके से नोटिस करवाती। और समाजवादी पार्टी, आप सोचिए, उनका मुखिया लड़ने नहीं गया तो भी वो एक स्ट्रांग पार्टी के रूप में उभर रही है। आपको इसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि अगर जो बीजेपी को नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि जो भी 52-55% लोग बीजेपी के अगेंस्ट में मत देते हैं, उनके लिए सपक्ष से क्या विकल्प बचा जी। अगर मान लीजिए मैं भाजपा को पसंद करता तो मैं भाजपा को वोट दूंगा, लेकिन अगर मैं भाजपा को पसंद नहीं करता तो मैं अपना, देखिए भविष्य जी, आज के लोकतंत्र में आपको अपना मत खराब नहीं करना चाहिए जी। वो चाहता है अगर हम जिसको मत दें वो जीते, तो अगर हम जीतने वाली पार्टी को देंगे तब तो ठीक है, नहीं तो टक्कर वाली पार्टी को देंगे मत देने के लिए। तो अखिलेश यादव जी को जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो उत्तर प्रदेश में दो पार्टी सिस्टम को लेकर के अखिलेश यादव जी अगर चाहे तो आ सकते हैं जी। अगर वो जाते तराई लड़ने भविष्य जी तो दूसरा, मतलब दूसरा संकेत जाता। और मैं बार बार सरप्राइज होता हूं कि वो आजमगढ़ नहीं गए, वो रामपुर नहीं गए, तो फिर गोकर्णनाथ भी नहीं गए, वो
क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता है जी। फिर मुझे बस यही लगता है कि वो परिवार में इतना उलझे हुए हैं कि सोचते पहले परिवार का कंटक दूर करने, पार्टी तो फिर हम 5 साल बाद देख लेंगे, अभी हमारे पास पर्याप्त उम्र है। इसके सब भविष्य मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल, स्ट्रेटजी क्या है अखिलेश यादव की, इस पर सबकी नजरें हैं और कोई जानना चाहता है कि भाई नेताजी के बाद किस तरह से आगे उस विरासत को लेकर जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अभी देखिए 2024 के लिए परसेप्शन क्या होगा, ये तो देखिए अगर बात करें बीएसपी का, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो मतदाता था, तो वो विधानसभा चुनावों के बाद अगर देखा जाए तो ये अगर हार होती है समाजवादी पार्टी की तो तीसरी हार होगी। भविष्य जी बिल्कुल होगी और समाजवादी पार्टी को इसको चिंतन करना चाहिए जी। लेकिन मैं यही बात कह रहा हूं जो आपके संवाददाता ने कहा कि जब बीएसपी वॉक ओवर करती है या बीएसपी लड़ती है तो पब्लिक में दोनों तरह का परसेप्शन जाता है। लड़ती है तो क्या सपा को हराने के लिए, या वॉक ओवर कर रही तो क्या सपा को हराने के लिए। ये स्ट्रेटजी जनता समझ रही है हर बात को। अब और कोई समझे ना समझे, लेकिन जनता दोनों तरह से देखती है जी। बीएसपी स्ट्रेटेजिकली सपा को हराना चाहती है, भले उसके लिए वो खत्म हो जाए, ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से। अब यहां पर बीएसपी का देखिए, बीएसपी का जो वोटर है, नेचुरल वोटर तो बीएसपी को ही देगा। अगर बीएसपी विकल्प नहीं है जी, तो बीएसपी का ओरिजिनल वोटर सपा की तरफ नहीं जाएगा जी, वो फिर भाजपा की तरफ है, क्योंकि भाजपा पांव, देखिए प्रधानमंत्री भी पैर तक धोते हैं, वहां प्रयाग में धुला था, तो नेचुरल जो चॉइस उसकी सेकेंड चॉइस बनती है। मैं बीएसपी के वोटर की बात कर रहा हूं, मैं दलित वोट की बात नहीं कर रहा जी। मैं बीएसपी का वोटर, उसकी सेकेंड नेचुरल चॉइस बीजेपी है, सेकेंड नेचुरल चॉइस सपा नहीं है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में संकेत जाता है कि बीएसपी जो भी कदम उठाती है वो सपा को कमजोर करने के लिए, उससे भी ज्यादा वो भाजपा को मजबूत करने के लिए उठाती है जी। आप याद करें चुनाव के समय में बड़ा परसेप्शन था कि बीजेपी बीएसपी सपा को खत्म करने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए कर रही है, भाजपा उनको उपराष्ट्रपति बना देगी। मायावती जी को हालांकि खंडन करना पड़ा, लेकिन जनता में परसेप्शन दूसरी तरह का जाता है। अगर नेता समझते हैं या हम लोग स्टूडियो में बैठ के केवल ये देख जाने कि हम तो सोच रहे हैं केवल यही परसेप्शन जाएगा, तो भविष्य ऐसा होता नहीं है। बहुत बार जो हम सोचते हैं उससे अलग परसेप्शन जाता है सोसाइटी में जी। और हमें लगता है कि यार ये परसेप्शन कैसे चला गया। तो इस बार जो मुझे लगता है, जो मैंने लोगों से बात की या जितने मेरे पास ज्ञान है, उस हिसाब से ये लग रहा है कि बीएसपी की जो भागीदारी न होना, ये भी माना जाता है कि सपा को और कमजोर करने के लिए की गई। जी बिल्कुल ठीक है। तो इस जी, जो ये जानकारी अब अपडेट आ रही है आपको बता दें 11 राउंड की, जैसा आपने कहा कि भाई देखिए प्रासंगिकता चाहे बीएसपी की हो, 10% के आसपास वोट था पिछले चुनाव में, 10% से कुछ ज्यादा। तो क्या जैसा आपने कहा कि भाई नेचुरल चॉइस, सेकंड नेचुरल चॉइस जो है वो बीजेपी है, तो क्या पूरा, क्योंकि इंडिविजुअल चॉइस भी तो है वोटर की। भविष्य की बिल्कुल इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन इंडिविजुअल चॉइस पे तो मैंने एक औसत बात बताई थी, ऑन एन एवरेज क्या है जी। देखिए जैसे जो अभी हम लोग की बात कर रहे थे कि गेस्ट हाउस कांड नहीं भूले दलित लोग, केवल उतना ही नहीं है, इसके आगे मैं और जोड़ देता हूं। मेरा गांव है, मेरे गांव में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुर्नी गांव का, जहां मैं बैठा हूं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, वहां पर बगल में एक पूरा गांव है पर्वत खेड़ा, अहिरों का गांव है। मेरा गांव में वो आते थे शाम को, अहिर लोग, यादव लोग दारू पीते थे और दलितों की लड़कियों को छेड़ते थे जी। तो एक समस्या ये भी है कि दलितों की लड़कियों का हाथ पकड़ लेते थे उस सपा शासनकाल में, और चौकी में बैठा दरोगा भी यादव है, तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती थी। तो दलितों के पास ये डर लगता है कि अगर सपा सरकार आ गई तो सबसे ज्यादा जो शोषण होगा वो हमारा होगा। ये मैं प्रत्यक्ष बिल्कुल दलितों के अंदर बैठी हुई बात बता रहा हूँ, शायद टीवी में कहने के लिए मुझे सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा ये बात। ये भी है कि उनकी चॉइस क्यों है भाजपा नेचुरल, सपा क्यों नहीं है। व्यक्तिगत कारणों से कोई दलित मत उनको दे दे या क्षेत्र की वजह से दे दे अलग बात है, लेकिन मैं जहां बैठा हूं कम से कम मैं 4 से 8 10 जिलों की बात तो कर सकता हूं मध्य उत्तर प्रदेश में जी। कानपुर के आसपास के जिलों में, कि यहाँ जो दलितों ने मत बीजेपी को दिया या जो इलाहाबाद तक गया, उसका कारण लॉ एंड ऑर्डर भी है कि सबसे ज्यादा दलित पीड़ित होता है सपा के शासनकाल में, उसकी बच्चों के साथ और उनके साथ ज्यादा शोषण होता है। तो इसलिए वो भाजपा की तरफ भी जाते हैं और दलितों की नेचुरल चॉइस सपा नहीं बनती है। क्षेत्र विशेष थोड़ी बहुत जगहों की बात मैं नहीं कह सकता हूं,
लेकिन मैं दूसरी बात में भविष्य और जोड़ दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 48% बीजेपी को वोट मिले तो 52 उनके साथ जुड़ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जो एंटी बीजेपी वोट है, भाई ऐसा तो नहीं कि सरकार से सब खुश हैं, तो जो बीजेपी से नाराज मत है वो जब जाएगा कहीं तो कहां जाएगा, मैं ये कह रहा हूं जी। क्या वो सपा के पास जाएगा 10-12% वाले मत के पास, सॉरी बीएसपी के पास, या वो 37% वाले के पास जाएगा नेचुरल चॉइस में जी। वो 37% को मजबूत करेगा ना, वो 11% को क्यों मजबूत करेगा, वो 2% की कांग्रेस को क्यों मजबूत करेगा, वो सोचेगा हमारा वोट तो नष्ट हो जाएगा। तो एंटी बीजेपी वोट आज भी आप देखिए, देखिए मैं हो सकता है समय से पहले की बात कह रहा हूं, कभी कभी भविष्य में समय से पहले की बात कह देता हूं, मेरी जो एनालिसिस हो फ्यूचरिस्टिक हो जाती है। मैं उत्तर प्रदेश में भविष्य में 2 दल सिस्टम को देख रहा हूं, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, लेकिन कभी कभी इतनी बिफोर हो जाती है कि नहीं समझ में आती है लोगों को। आप देखिएगा, हम लोग उस पर ही हो सकता है पर चर्चा करें। बसपा और कमजोर, देखिए बसपा को मजबूत होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन भविष्य की कमजोर होने के लिए क्या करना है जी। अगर किसी का, कोरोना का एग्जांपल लेता हूं, किसी का ऑक्सीजन लेवल अगर 70 है तो उसके बचने की संभावना ज्यादा है, लेकिन किसी का ऑक्सीजन लेवल अगर 26 है तो बसपा इस समय 26 पे खड़ी है भविष्य जी, और सपा खड़ी है 70 पे, और भाजपा खड़ी है वो 98-99 पे, वो बिल्कुल 100% के आसपास खड़ी है। तो लोग किसकी तरफ नेचुरली जाएंगे, बसपा की तरफ या सपा की तरफ? मेरा जितना भी मां सरस्वती ने मुझे ज्ञान दिया है उसके हिसाब से लगता है कि लोग 70 वाले की तरफ जाएंगे। यानी अगर अखिलेश यादव थोड़ा ढंग से काम कर दें तो जो एंटी बीजेपी वोट है वो सपा की तरफ जाएगा। आप देखिए बीजेपी सब कुछ अच्छा कर रही थी, सब कुछ किया, लेकिन 100 से ज्यादा सीटें लेके आई ना सपा जी विधानसभा चुनाव में। सपा अगर इतनी कमजोर होती तो ट्रिपल डिजिट में कैसे पहुंचती जी? क्या उसके लिए अखिलेश यादव को क्रेडिट नहीं दिया जाएगा? अखिलेश यादव खत्म हो रहे हैं ये कौन कह सकता है भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जी। लेकिन सर बैक टू बैक जो देखिए हार हैं, फिर ये भी तो परसेप्शन क्रिएट करता है ना, और इंडिविजुअल चॉइस जो आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बदलती है जी। अच्छा तो सन 2000 से और 2014 तक 2017 तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत बताइए जरा जी। 17 सालों में बीजेपी ने बैक टू बैक हार की कि नहीं की, और आज बीजेपी दोबारा इतिहास रचती, दोबारा सत्ता में है जी। तो मैं समाजवादी पार्टी को, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर दूसरा दल है कोई जो सर्वाइवल कर सकता है वो समाजवादी पार्टी है। आप समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी के प्रयास से मत नहीं मिल रहा उसे, जो भी मिल रहा है वो नेचुरल चॉइस है कि जो बीजेपी को नहीं पसंद करते, लोकतंत्र में पसंद और नापसंद दोनों है ना। तो अखिलेश यादव के प्रयास से सपा को कोई मत नहीं मिल रहे हैं बहुत बड़े। 6 महीने की चुनाव की तैयारी में 111 सीटें मिल सकती थी, अखिलेश यादव को कुछ नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो लोग बीजेपी की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे संभवतः या अन्य किसी कारणों से, उन्होंने समाजवादी पार्टी को 111 सीटें दे दी। लोकतंत्र में 6 महीने की तैयारी में 111 सीटें नहीं मिला करती भविष्य की जी। तो मैं कुछ और गहरा चिंतन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी गंभीर प्रयास करे तो भारतीय जनता पार्टी को गंभीर चुनौती दे सकती, मैं ये कह रहा हूं जी। समाजवादी पार्टी तो गंभीर प्रयास कर ही नहीं रही अभी तक, वो तो अभी घर के झगड़ों में फंसी हुई, तब वो उसका ये मतलब आप ही समझिए, एक व्यक्ति एग्जाम की तैयारी करता है, 1 साल पढ़ता है बीजेपी, तो वो 96-97% नंबर लाएगी। एक व्यक्ति 2 महीने पढ़ता है, 15 दिन पढ़ता है और फिर वो 70% नंबर ले आता है, तो मैं तो 70 वाले की भाई टैलेंट का दाद दूंगा ना जी, कि वो बहुत कम तैयारी में बहुत अच्छे नंबर लेके आते जी। तो अगर सपा मेहनत करे तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती, मैं ये कहना चाहता हूं। बीजेपी तो देखिए अपराजय है, वो जो लड़ती है। देखिए मैं एक बात फिर से और कह दूंगा अगर आपकी अनुमति हो। बिल्कुल सर बोलिए। मैं आपके चैनल में बार बार कह चुका हूं कि बीजेपी कहां से चली और कहां तक चली। 30 सेकंड में बताता हूं। जब बीजेपी बनी तो सवर्णों पंडितों की पार्टी थी, बनिया और ब्राह्मणों की। फिर बीजेपी ने अपने आप को बड़ा किया तो वो ओबीसी की पार्टी बनी। फिर बीजेपी ने अपने आप को बड़ा किया तो दलितों की पार्टी बन गई। अब बीजेपी और बड़ा कर रही हो, पसमानदाओं को जोड़ रही। आज की खबर दैनिक जागरण में वो पसमानदाओं के लिए प्रयास कर रही है, और जो वोट मिला है बीजेपी को पसमानदाओं का मिला है। बीजेपी इसके आगे एक कदम और जाएगी भविष्य में, वो बृहद भारत की तरफ जाएगी, 1947 के पहले वाला भारत। तो बीजेपी का तो अपना लक्ष्य डिसाइडेड है कि वो कहां जा रही है जी। अब सपा को अपना लक्ष्य तय करना है जी। बिल्कुल ठीक है, समाजवादी पार्टी को अपना लक्ष्य
भविष्य जी, फिर तो अरविंद जी जो कह रहे हैं उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में केवल बीजेपी और बीजेपी प्लस रह जाएगी, विपक्ष शून्य हो जाएगा। और वो तो हमसे भी एक एडवांस कदम आगे बढ़ गए, जहां हम तो दो दलों की बात कह रहे थे, यहाँ तो एक ही दल रह जाएगी, तो विपक्ष शून्य जी। तो राजनीति इतनी सिंपल भी नहीं होती जितनी मेरी समझ है जी। अरविंद जी जो मैं कह लूं एग्जाम्पल देता हूं आपको जी। 1995 में गुजरात में भाजपा है, 27 साल से है जी। क्या विपक्ष आपको ने कहिए या जितने जो है गैर विपक्षी दल हैं वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। 85 से लेकर के 85 के बाद कांग्रेस आई नहीं, 90 में जनता दल वहां आ गया, यानी 85 के बाद उनकी सरकार नहीं बनी, और 95 से लेकर के अब तक बीजेपी है। तो आप इसको किस नजरिए से देखेंगे? वहां भी तो दो ध्रुवी है, लेकिन विपक्ष की क्या स्थिति आप देख सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई आवश्यक ही है कि विपक्ष में कोई एक उम्मीदवार हो तो सत्ता के खिलाफ जितना विपक्षी दलों का वोट है एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो तब जो है परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता। लेकिन ऐसा उड़ीसा में देख लीजिए, आप उड़ीसा में देख लीजिए, वहां पे नवीन पटनायक जो है तकरीबन जो है वो भी 5 बार से वो चुने जा रहे हैं लगातार, लेकिन वो नहीं हट पा रहे हैं, सारे विपक्ष एक भी हो जाते हैं। मैं बोल दूं अरविंद जी, मैं ये कह रहा हूं कि मैं कहीं नहीं रहा हूं कि सपा सत्ता में आ जाएगी। गुजरात में भी 2 पार्टी सिस्टम है ना अभी तक, सत्ता में कोई भी हो। मैंने कभी नहीं कहा कि 2 पार्टी सिस्टम मतलब है कि एक सत्ता में रहेगा दूसरा विपक्ष में रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि 2 पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। अब कौन सी पार्टी सत्ता में कितने दिन तक रहेगी मैंने ये भविष्यवाणी नहीं की भविष्य जी। पहली बात। दूसरी बात आप समझिए, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। गुजरात और महाराष्ट्र, खासकर गुजरात बीजेपी की लेबोरेटरी है। मैं आपके चैनल में एक बार कह चुका हूं कि गुजरात में जब जनसंघ के रूप में बीजेपी लड़ी थी और कुछ सीटों में उनकी जमानत जब्त नहीं होती तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्रद्धेय मिठाई बांटी थी कि भैया कुछ लोग तो हैं जो हमारी बात को मानते हैं। तो बीजेपी वहां से इतनी मजबूत हुई है। बीजेपी ने अभी उत्तर प्रदेश में इतनी जड़ें नहीं जमाई, वो कोशिश यही कर रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश को गुजरात जैसी सफलता की तरफ लेके जाए। वो चुनाव हारे ही ना, ये मैं मानता हूं। वो बीजेपी हर राज्य में यही कोशिश करती है कि वो जब एक बार सत्ता में आए तो सत्ता से बाहर ना निकले। और ये एक अच्छी बात है भाई, किसी भी राजनीतिक दल को हारने के लिए थोड़ी ना आता है। तो वो विकास कार्य भी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, ठीक है, हिंदुत्व का सहारा लेते हैं। और ठीक है, हर पार्टी को करना चाहिए काम, मेहनत करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश 2 पार्टी सिस्टम में रहेगा, भले सत्ता में फिर बीजेपी हमेशा बनी रहे, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं लोग अपने अपने विचारों की तरफ झुक जाएंगे और 2 सिस्टम आएगा जी। और हो सकता है कि नेक्स्ट गुजरात हो जाए उत्तर प्रदेश, या उड़ीसा हो जाए कि बीजेपी 35 साल तक सत्ता में है और सपा विपक्ष में है जी। अगर अखिलेश यादव यही काम करते रहे तो मुझे लगता है फिर नेक्स्ट गुजरात उत्तर प्रदेश बनेगा। लेकिन सर बात ये उठती है ना, जब बात आप 2 पार्टी स्ट्रक्चर की बात कह रहे हैं, अभी ठीक है विधानसभा में यूं कहें कि समाजवादी पार्टी 100 सीटों के पार जो लेकर आई, थोड़ा परफॉर्म किया, लेकिन हम फिर से आएंगे कि बीएसपी की प्रासंगिकता या और दलों की, कांग्रेस की प्रासंगिकता कितनी उत्तर प्रदेश में बचेगी, क्योंकि जो राजनीतिक स्तर पर उत्तर प्रदेश में वो जिस जगह खड़े हैं उससे अभी बहुत कुछ आंख पाना कि कितना बेहतर वो कर पाएंगे तो अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक के बाद एक हार से क्या समाजवादी पार्टी भी उसी रास्ते अगर गई तो फिर ये कहना कि 2 पार्टी स्ट्रक्चर, फिर तो वही स्थिति उत्तर प्रदेश की रह जाएगी कि भाई छोटे छोटे दल हैं और उस तरह के समीकरण बनेंगे। भविष्य जी आप ये समझ लीजिए, मेरा अपना मानना है समाजवादी पार्टी जिस दिन लड़ने लगी जी, अभी तो लड़ नहीं रही है, उस दिन वो मजबूती से खड़ी होगी, पहला मेरा अपना अनुमान जी। दूसरा ये कि 2017 में समाजवादी पार्टी की विधानसभा में क्या स्थिति थी और 2022 में उनकी क्या स्थिति आई। अच्छा चलिए उसको छोड़ दीजिए, 2017 में बीजेपी को कितने सीटें मिली थी और 2022 में बीजेपी को कितने सीटें मिली हैं जी। 2017 में बीजेपी को कितने मत मिले थे और कितना बढ़ा उनका, और 2022 में सपा को कितने मत मिले, ये भी आप देखिए। सपा अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पे है। मुलायम सिंह जी भी कभी इतने मत नहीं दिलवा पाए, लेकिन अखिलेश यादव जी का दुर्भाग्य ये है कि वो उस समय इतने सर्वश्रेष्ठ मत प्राप्त किए हैं जिस समय भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पर जी। इसलिए समाजवादी पार्टी मतलब एज ए एनालिस्ट मैं बताता हूं कि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी थोड़ा प्रयास करे
तो वो बीजेपी अजय अभी नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसे ही हारते रहे तो बीजेपी अजय हो जाएगी, ये गारंटी है। अभी अगर समाजवादी पार्टी चेत जाती है, देखिए मैनपुरी में शिवपाल जी का भी नाम चल रहा है और मैं इस बात से खुश हूं, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में एक दल निरंकुश होकर सत्ता चलाए। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है जी। लोकतंत्र में मिनिमम 2 पार्टी सिस्टम तो होना चाहिए। तो जनता के पास एक नेचुरल चॉइस हो कि अगर ये पार्टी अच्छा नहीं कर रही है तो दूसरे को हम मत दे सके या दूसरे को सत्ता में बिठा सके। तो अगर शिवपाल यादव वहां से लड़ते हैं मैनपुरी से, तो मैं मानता हूं समाजवादी पार्टी का ये पहला अच्छा कदम होगा। ठीक है, लेकिन अगर डिंपल लड़ती है, देखिए भविष्य अगर डिंपल लड़ती है तो मैं मानूंगा फिर अखिलेश यादव पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं जी। सिंपैथी वोट में नहीं मानता, सिंपैथी वोट मिलेगी शिवपाल से। शिवपाल अनुमान रहे हैं मुलायम सिंह के जी। विष शिवपाल जी ने पिया है समाजवादी पार्टी का जी। विषधर अगर हम कहें भगवान शिव की तरह नीलकंठ जी, मैं बड़ी बात कह रहा हूं। लेकिन फिर सर ये एक कन्फ्लिक्ट होगा ना जी, अखिलेश यादव के लिए कन्फ्लिक्ट होगा कि भाई अगर एक दूसरा पावर सेंटर बने पार्टी में तो उससे कैसे निपटेंगे। भविष्य जी यही तो नेता की खूबसूरती है कि पावर सेंटर कितने भी हो, लेकिन सुपर पावर होना चाहिए। अगर पावर सेंटर, क्या भाजपा में पावर सेंटर नहीं है क्या? लेकिन सुपर पावर है ना, एक ने कह दिया बस काम खत्म हो गया। दूसरा शिवपाल जी ने एक बात कही है, आपने नोटिस की होगी कि वो अखिलेश यादव में मुलायम सिंह जी को देखते हैं। बंदे ने सीधे कह दिया कि हम तुम्हारा नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब क्या बचा? अब अखिलेश जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और परिवार को पहले एक करो। अगर आप परिवार में एक नहीं है, परिवार का नेतृत्व नहीं कर सकते तो राज्य का नेतृत्व कैसे करेंगे? जनता कैसे भरोसा करेगी आप पर जी। लेकिन सर सुपर पावर बनने के लिए प्रूव करना पड़ेगा। देखिए आजमगढ़, रामपुर, हम आप समाजवादी पार्टी हारती है, आप नहीं जाते हैं, तो एक जनता के बीच भी परसेप्शन और परिवार कहें या पार्टी कहें, परसेप्शन क्रिएट होता है। देखिए आप जा रहे हैं फील्ड में और चुनाव जिताकर लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सुपर पावर वाला परसेप्शन बनता है, लेकिन वो अभी तक प्रूव नहीं कर पाए अखिलेश यादव। भविष्य जी देखिए चीजों को समग्रता से देखना पड़ता है, जैसा मेरा अपना मानना है। अगर आप देखेंगे 2012 में अखिलेश यादव के प्रयास से सरकार बनी थी, इसमें कोई डिनाई नहीं कर, इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। मुख्यमंत्री का पद यूं ही गिफ्ट में नहीं मिल जाता है। तो 2012 से 22 में 10 साल में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज 37% के आसपास पहुंच गया। ये क्या उनकी सफलता नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के इतने सक्षम नेतृत्व के आगे भी वो 111 सीटें लेकर के आते हैं? क्या इसमें उनकी सक्षमता दिखाई नहीं दी? हाँ, बहुत जगहों पर उपचुनाव पे वो हारे भी हैं और इससे उनके ऊपर प्रश्न भी लगा है, लेकिन अभी वो राहुल गांधी नहीं बने कम से कम जी। अभी लोगों को कुछ उम्मीदें हैं उनसे जी। हमें अच्छा, मैं राहुल गांधी इसलिए कह रहा हूं, अब राहुल गांधी जैसे भारत यात्रा कह रहे हैं, इसके बाद मुझे राहुल गांधी से बड़ी उम्मीदें हैं जी। अलग अलग बातें हैं। अभी राहुल गांधी की जो मैंने बात कही वो कही इस यात्रा के पहले की इमेज से, लेकिन भविष्य जी आपके टीवी चैनल में मैंने एक बार भविष्यवाणी की है, आप देखिएगा, मैं भविष्यवाणी ज्यादा करता हूं शायद, कि राहुल गांधी वो नेता नहीं रहेंगे जो इस यात्रा के पहले थे। भविष्य जी आप सोचिए, मैं वार्ता से इधर जा रहा हूं लेकिन मैं बोल दूं इस बात को, मेरे मन में आ गई है, कोई व्यक्ति 3-4 हजार किलोमीटर भारत की यात्रा करे, हजारों लोगों से मिले और वो व्यक्ति मैच्योर ना हो, वो व्यक्ति नॉलेज ना हो, असंभव है जी। तो अब भारत को एक अखिलेश यादव को एक नई चुनौती मिलेगी, वो राहुल गांधी से मिलेगी जी, आप मान के चलिए। ठीक है, अरविंद जय तिलक जी जैसा कहा पांडे साहब ने, देखिए उससे पहले आलोक जी आ रहा हूं एक सेकंड। मराठे कभी दिल्ली पर राज नहीं कर पाए हैं, ये बात थोड़ी सी अधूरी है, मैं इसको पूरी कर देता हूं तो शायद क्लियर हो जाएगा। मराठों ने मुगलों को कमजोर करने में, मुगल सत्ता नष्ट हुई, उसका प्रमुख कारण अगर बाह्य रूप में रहा है तो मराठे रहे, और बाद में मराठों ने ही कठपुतली मुगल शासकों को सत्ता में बैठाला था। तो ये वही मराठे थे जिनको एक समय चूहा कहता था औरंगजेब, और फिर वही मराठे बने कि वो तय करते थे कि मुगल शासक कौन होगा, उसको बैठा दे, बोला इसको बैठा दो, और जबरदस्ती चौथ वसूलते थे मराठों से, बोले भाई इतना टैक्स देना, तुमको हमने बादशाह बना दिया है। तो मराठों का ये योगदान भारतीय इतिहास में रहा है, और मराठों में आपस में अगर लड़ाई ना हुई होती तो इस देश में ब्रिटिश कभी स्टैब्लिश ना हो पाते जी। यही चीज मैं अखिलेश यादव जी के लिए कह रहा हूं, शिवपाल जी उनके लिए खतरा हो सकते हैं, मानते हैं ये बात, लेकिन क्या शिवपाल जी ने उनको 2012 में नहीं बैठाला था? अगर खतरनाक होते तो शिवपाल जी 2012 में ना बैठने देते,
शिवपाल जी की कंसेंट पर आगे बढ़ाए गए थे अखिलेश यादव जी। तो जिस व्यक्ति ने आपको नेतृत्व को 2012 में ही स्वीकार कर लिया, अब आपकी गलती है कि आपके चाचा जिन्होंने उस पार्टी को खड़ा किया, मैनपुरी में साइकिल से, स्कूटर से, अच्छा और बुरा दोनों काम किया उस पार्टी को खड़ा करने में, आप उनको पीछे ढकेल दिए, उनको साथ लेके नहीं चल सकते थे। जिस व्यक्ति ने आपको आगे बढ़ाया वो स्वयं आगे बढ़ सकते थे कि भाई नई पीढ़ी आगे आए, अपने बेटे को नहीं बढ़ाया, स्वयं अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, उसमें आजम खान भी है, शिवपाल जी भी हैं, आपको नवरत्नों की तरह उन्हें रखना चाहिए था। आप उन्हीं से सर मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। अली जिन्ना के बाद मुसलमानों का मत 91% के आसपास तक अखिलेश यादव जी को मिला। फॉर एवर अभी तक कभी इतना मत मुसलमानों का नहीं मिला, 90 या 80 या 90%, मतलब मैं परसेंटाइल शायद मिस कर रहा हूं, लेकिन जिन्ना को जितना मत मिला था उतना मत अखिलेश यादव जी को मिला। तो ऐसा नहीं है, अगर उनके कुछ मत छूटे हैं, भाई 37% परसेंटाइल कैसे पहुंच गया जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद, इतनी ऑर्गेनाइज पार्टी होने के बाद। तो इसलिए सपा के लिए भी सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। हाँ, ये तय है कि हर एक हार उनके कार्यकर्ताओं को मायूस जरूर करती है और उनके नेतृत्व पर छोटा सा डेंट जरूर लगाती है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, जब भी आप चुनाव हारते हैं तो हल्का सा मायूसी आती है, क्योंकि आप देखिए 2000 से लेकर 2017 तक भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में क्या परफॉर्मेंस रही थी। तो आप अगर उससे तुलना करें तो लगे कि नहीं, अखिलेश यादव की इतनी बुरी स्थिति तो नहीं है जितनी बुरी स्थिति 17 सालों में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की थी। नंबर 3 की पार्टी थी, कोई पूछता नहीं था भारतीय जनता पार्टी को। और फिर आप रिवाइवल देखिए भारतीय जनता पार्टी का। तो अखिलेश यादव जी के पास ऐसे मौके हैं, लेकिन अगर वो जैसे नेतृत्व कर रहे हैं भविष्य की, अगर ये नेतृत्व तो ऐसे ही करते रहे टेकन फॉर ग्रांटेड, तो फिर मैं भी ये कहूंगा कि फिर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी रहेगी और विपक्ष फिर 10-15% वोट लेके रहेगा और काम खत्म। जी, तो चुनौतियां दो हैं अरविंद जी। भाई देखिए, अभी तो शिवपाल सिंह यादव, उनको कैसे मैनेज करेंगे मैनपुरी के चुनाव में? वो एक बड़ा उसकी इमेज को जो बनी हुई पॉजिटिव इमेज है या जो उसका परफॉर्मेंस है, वो क्या पूरी तरह से डेंट कर देगा? ऐसे तो बीजेपी भी यहाँ चुनाव हार जाती है, कई सत्ता में रहते हुए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 1-2 हारी है। तो क्या बीजेपी खत्म हो गई या बीजेपी का विनेबिलिटी खत्म हो गई? हाँ, ये बात सच है कि अखिलेश यादव जी इस समय अपने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बार बार लगातार चुनाव हार रहे हैं, उनके प्रयोग असफल हो रहे हैं और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयोग को सफल करा ले जा रही है। अभी आप देखिए, दैनिक जागरण खबर है, पसमानदा लाभार्थियों को मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाएगी भाजपा। ये एक वहां पर रामपुर में पहला जो है सम्मेलन करने जा रही भारतीय जनता पार्टी, और 7.8 करोड़ लाभार्थियों में से 4 करोड़ पसमानदा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना लगातार काम कर रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराना अखिलेश जी के लिए उतना आसान नहीं है। ये बात मैं स्वीकार कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की ताकत और उनका काम, उनका जुनून, आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से मिल जाए, उसके बाद इतना वर्कलोड है जैसे एक IAS अधिकारी के पास जी। अगर आप किसी पद पे हैं तो आपको काम करना है, नहीं तो पद से हटिए। तो भारतीय जनता पार्टी एक मिशन मोड की पार्टी है, और जो समाजवादी पार्टी वो डरी हुई पार्टी है, वो अपने चाचा से डर जाती है जी। तो जब अपने जन्म देने वाले व्यक्ति से डर जाए तो वो ताकतवर पार्टी से कैसे जीतेगी? वो नेतृत्व ही क्या जो अपने बाजुओं में सर्प न पाले। अगर चाणक्य कहता है कि शत्रु को अपने नजदीक रखो अगर राजनीति में सरवाइव करना है जी। अगर आप नेता हैं तो शत्रु आपके सामने होना चाहिए। अगर शत्रु पीछे है तो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है आपका। शत्रु तो नुकसान पहुंचाएगा ही, तो सामने रखकर पहुंचाइए तो ज्यादा आपको कम नुकसान होगा। तो शिवपाल जी को, अखिलेश यादव को ऐसा नेता होना चाहिए, करीब भी रखे और मजबूत भी ना होने दे। क्यों? मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसा किया नहीं, अपने पिताजी से सीख लेते जी। अखिलेश जी तो अपने पिताजी से नहीं सीख पा रहे हैं। मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है कि मुलायम सिंह ने यही कहा होगा उनके कान में कि बेवकूफ हो, शिवपाल को साथ भी रखो, मजबूत भी ना होने दो जी। तो ये उनकी फेल्योर है अखिलेश यादव जी की, कि वो ऐसा नेतृत्व सिद्ध करें कि शिवपाल जी उनके साथ भी रहें और उतने मजबूत भी ना हो पाए। ये कुशल राज, अगर आप इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं तो अपने
जो नापसंद करने वाले लोग भी हैं उनको भी पास रखिए। और दूसरा, जो मैं बार बार कहता हूं, ये जो चुनाव हारते हैं इससे ज्यादा बड़ा नुकसान होता है जब परिवार टूटता है। फिर बीजेपी कहती है कि जो परिवार को एक नहीं रख सकता वो राज्य को क्या एक करेगा, जो परिवार का नेतृत्व नहीं कर सकता वो राज्य का नेतृत्व क्या करेगा। लेकिन सर महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सबकी हैं, पार्टी सत्ता में नहीं है। थोड़ी चीजें आकांक्षाओं के जरिए परिवार में बिखराव भी दिखा, लेकिन वो मजबूती कहां से आएगी जब पहले ही सरेंडर अखिलेश यादव कर देंगे, चुनाव प्रचार में नहीं उतरेंगे, तो मजबूती कैसे लौटेगी? भविष्य त्यागी जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आजमगढ़ चुनाव में आप अपने कजन के लिए प्रचार करने नहीं जा सकते तो परिवार कैसे रहेगा आपके साथ। जब आप रामपुर में प्रचार करने नहीं जाएंगे तो मुस्लिम जो मत इतना आपके साथ कंसोलिडेटेड हुआ था वो भी आपको छूट जाएगा। तो आपको माया मिली ना राम, आप एक मुस्लिम वाली पार्टी की इमेज में है MY कि बस मुसलमान यादव आपको मत देता है। आपको इस कैनवास को बड़ा करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी एक समय ब्राह्मण बनियों की पार्टी, कोई उम्मीद करता था कि ओबीसी मत मिलेगा भाजपा को। अच्छा चलो भाजपा को ओबीसी मिल जाएगा, कोई उम्मीद करता था दलितों की पार्टी उभरकर उभरेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रयास किए ना जी। अच्छा, कोई उम्मीद करता था कि मुसलमानों का मत मिलेगा। अब आप देखिएगा पसमानदा जो भारत में 95% मुसलमान हैं वो भारतीय मूल के हैं, इनके पुरखे हिंदू थे। अब भारतीय जनता पार्टी उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है। कोई नहीं मान रहा कि नहीं मिलेगा, मैं पहले कह चुका हूं कि मिलेगा। मुस्लिमों का मत मिलेगा, वो भी बल्क में मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी तोड़ दी उसकी लिस्ट में, आप देख लीजिएगा समय के साथ वो लग गई इस बात में कि वो पसमानदाओं को अपने साथ मिलाएगी। अखिलेश यादव ये विल पावर क्यों नहीं दिखाते कि जो उनका कंसोलिडेटेड मत है मुस्लिम यादव वो तो उनके पास वैसे ही रहेगा। अब दूसरे लोगों के सबको नेताओं को छत्र को खड़ा करो। डरा हुआ नेतृत्व कभी भी एक बड़ी पार्टी से लड़ नहीं सकता। अखिलेश यादव स्वयं डरे हुए ऐसा मुझे लगता है, वो ताकतवर व्यक्तियों को खड़ा नहीं करने दे रहे अपने अगल बगल जी। तो आप कैसे ताकतवर होंगे? ठीक है सर, इस पर रिएक्शन लूंगा मैं आपका। अरविंद जय तिलक साहब, लिखो वो लड़ती तो है जी, और नहीं तो फिर महाराष्ट्र की तरह शिवसेना के लिए वॉकओवर कर देती कि भाई अब तुम ही जीत लो, छोड़ो, ठीक है। लेकिन अगर वो लड़ेगी तो ताकत से लड़ेगी जी। बीजेपी से सीखना चाहिए किस तरह से चुनावों में ताकत झोंकी जाती है और किस जाती है। तो आरजेडी के लिए तो इमेज में नुकसान है जी। फिर जो राष्ट्रीय ख्वाब देख रहे हैं उसमें तो फिर कमी आ जाएगी जी। बिल्कुल ठीक है, आ रहा हूं अरविंद जय तिलक साहब आपके पास इसी सवाल के साथ। लेकिन ये अपडेट जो आंकड़े आ रहे हैं बिहार में 24 का मैंने जिक्र किया, 24 की तैयारियां हैं, ख्वाब सजाए जा रहे हैं दिल्ली जाने के, लेकिन एक जल्दबाजी आरजेडी में भी दिखती है। और जो बयान उनके नेताओं के आते हैं वो हालांकि बयानों को लेकर अपना पल्ला जरूर झाड़ लेते हैं, चाहे आरजेडी की बात हो चाहे जेडीयू की बात हो, लेकिन आरजेडी के कई नेता जल्द कह देते हैं कि भाई अब तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह की चीजें हैं। अब अगर क्योंकि देखिए वो तो पूरा प्लान कर रहे हैं कि नीतीश जी को भेजिए दिल्ली और हम बने, लेकिन अगर ये एक डेंट पड़ता है महागठबंधन पर तो वो प्लान और क्योंकि जो खींचतान है वो खींचतान और बढ़ सकती है। मेरा बुनियादी सवाल ये है। देखिए भविष्य जी, हमने आपसे अभी भी कहा कि अगर बीजेपी पे दोनों में से एक भी जीत जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन वाइस वर्सा अगर दोनों ये लोग आरजेडी जेडीयू नहीं जीतते हैं तो इनके लिए बहुत नुकसानदायक। ठीक है सर, आ रहा हूं आलोक पांडे जी, माफी के साथ रोक रहा हूं। इसी सवाल के साथ मैं आऊंगा आपके पास। ये तस्वीरें देखिए मोकामा मतगणना केंद्र की सिक्की, देखिए 27 राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और जो बढ़त है अब उसमें कोई करिश्मा नहीं हो सकता है। क्या करिश्मा, ऐसा कहें कि करिश्मा ही हो तो ये तो लगभग जीत बीजेपी की लगभग तय हो चुकी है। आंकड़े और सामने आएंगे, उसके बाद औपचारिक तौर पर भी नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन यह है कि बीजेपी ने यह सीट अपनी बचा ली है। लेकिन एक मौका समाजवादी पार्टी के लिए था, लेकिन सक्रियता अखिलेश यादव की नजर नहीं आई। लेकिन अब बात उठेगी मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर भी। पारिवारिक सीटें जैसा मैं जिक्र कर रहा हूं बार बार उमेश, क्योंकि परिवार में भी थोड़ी कला है, थोड़ी एक बिखराव है, वो भी समेटनी है अखिलेश यादव को। और देख लें जी, यही इसी 5-6 तराई के जिलों पर किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी की घटना और ये सारी चीजें इतनी हो चुकी थी कि भाजपा के लिए एक तरह से मेमोरेंडम था, एक तरह से जनमत था कि किसान आंदोलन के बाद इन सारी घटनाओं के बाद भाजपा की क्या स्वीकार्यता है
तो आप मान के चले कि इन 5 जिलों पर इसका प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये माना जाएगा कि नैतिक विजय है भारतीय जनता पार्टी की। जो भी वो नीतियां बना रहे हैं, जो भी वो केस चल रहा है गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर, तो ये भाजपा के लिए बहुत अच्छी बात है। और रहेगी सपा के लिए, तो 100 जिलों पर ये तराई के क्षेत्रों पर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत सकारात्मक संकेत नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी लड़ते हुए नहीं दिखी, मतलब दूसरे, जब 2 लोग लड़ने वाले हैं तो दूसरे नंबर पर आएगा ही। ऐसा तो है नहीं कि अब तीसरा कोई है ही नहीं है लड़ने वाला। तो जहां तक मेरी जानकारी है 2 ही लोग लड़ रहे हैं, जैसा कि हम लोग डिबेट में बात कर रहे हैं, तो फिर सपा दूसरे नंबर पे रहेगी ही। तो इसलिए सपा को अगर यही अंतर कम हो जाता कि 5000 मतों से जीती भाजपा, 2000 मतों से जीती भाजपा, तो एक नया जोश होता समाजवादी पार्टी के अंदर जी। लेकिन क्योंकि अब जीत का अंतर ज्यादा है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं लगता। 2-3 जो, चाहे वो रामपुर की चुनाव हो, चाहे आजमगढ़ का चुनाव हो, फिर आज गोकर्णनाथ का चुनाव है, इसमें अखिलेश जी की वो सक्रियता उस तरह दिखती नहीं। वो तो घर में ही अपनों को नष्ट करने में लगे हैं। तो जब घर की लड़ाई से फुर्सत नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी से क्या लड़े, ये इमेज जा रही है। और मैं इस बात से सहमत हूं। जी बिल्कुल ठीक है अरविंद जी। भाई जीत तो लगभग तैमपुर सीट भजनलाल परिवार, और पहली बार बीजेपी इस सीट पर अपना परचम लहराएगी, यहाँ पर कमल खिलाएगी। रिएक्शन सर आपका? भविष्य जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 4 सीटों पे हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं जी, और 4 में से 3 बीजेपी आ गया। इससे राष्ट्रीय मूड भी आपको समझ में आ जाएगा कि देश किस तरह से सोच रहा है। भले विधानसभा की चुनाव है, लेकिन 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लगातार मिशन मोड में है, काम कर रहे हैं। उसमें से भी एक सीट देखिए आप जो जीतने जा रही, जैसा कि सिमरन जी ने बताया, आपने बताया, वो बीजेपी कभी नहीं जीती हाल फिलहाल में, और किसी की मतलब प्रमुख सीट थी जो वो उनको हरा करके, तो किसको हराते हैं, जैसे कि रायबरेली से राहुल गांधी का हारना एक बहुत बड़ी घटना थी जब स्मृति ईरानी जी जीती थी, और संकेत था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किस तरफ जा रही है। इसी तरीके से हरियाणा में ये सीट अगर निकल रही भजनलाल जी के हाथ से, तो ये संकेत है कि कांग्रेस हरियाणा में उनकी क्या स्थिति होने जा रही है। क्योंकि ये जो उपचुनाव होते हैं 2 तरह के होते हैं, ये तो बिल्कुल संकेत नहीं देते हैं और या फिर बड़े संकेत देते हैं। तो ये जो संकेत है हरियाणा का, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़े संकेत की तरफ जा रहा है, ये बड़ा संकेत। लेकिन एक सवाल यहाँ पर सिमरन ये भी उठेगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में रहते हुए कुलदीप बिश्नोई हाशिए पर डाल दिए गए थे, अब ठीक है अपने बेटे को तो सेटल किया ही है, लेकिन बीजेपी में आने के बाद वो कद भी थोड़ा ऊंचा कुलदीप बिश्नोई का होगा आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लगातार उनकी अनबन रहती थी, किसी ना किसी बात को लेकर मतभेद रहते थे, चाहे वो फिर अध्यक्ष पद की बात हो या किसी भी बात को लेकर। एक सीट पर तो नतीजा साफ हो गया है, मोकामा में तो जीत दर्ज कर दिया आरजेडी ने। और भाई आरजेडी को बहुत बहुत बधाई। और मैं पहले से कह रहा था कि आरजेडी अगर सीट जीतती है तो ठीक है, प्रभाव तो आएगा ही, हर जीत आगे की तरफ लेके जाती है। लेकिन अगर ये मोकामा के बाद जो गोपालगंज की सीट है, ये अगर आरजेडी जीतती है तो आरजेडी का जो कॉन्फिडेंस है, स्ट्राइक रेट है, जेडीयू पर भी बढ़ेगा, और आरजेडी नीतीश कुमार को दिल्ली की तरफ तेजी से धक्का देगी कि भैया अब जाओ, अब जो है हमारा मुख्यमंत्री बनाओ। तो अब देखते हैं कि अगर गोपालगंज की सीट का अगर परिणाम कैसा आता है। अगर गोपालगंज भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जेडीयू के लिए बड़ा मुफीद रहेगा, नीतीश कुमार जी को धक्का थोड़ा तेज नहीं लगेगा। और अगर ये गोपालगंज भी आरजेडी जीत जाती है तो फिर धक्का तेज लगेगा। ये परिवर्तन बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। जी, समीकरण होंगे कि भाई देखिए जो नंबर्स हैं वो आरजेडी के बढ़ जाएंगे, और स्थिति ऐसी होगी कि भाई अकेले सरकार बना भी सकते हैं, अकेले सरकार चला भी सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक झटका, जैसा आप कह रहे हैं कि एक झटका तेज लगेगा नीतीश कुमार को। और क्योंकि महागठबंधन है सर, 2024 की तैयारी है, वो भी प्लान जो है उनको लेकर भी सवाल उठने लगेंगे। भविष्य जी, मुझे लगता है कि जो आरजेडी का लक्ष्य 2024 नहीं जी, वो 2022-23 है। 22-23 में उनको मुख्यमंत्री बनाना है आरजेडी को अपना।
वो लोकसभा को फोकस नहीं करेंगे ज्यादा, वो अभी पहले विधानसभा को फोकस करेंगे। बिल्कुल यही खींचतान है सर, जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, यही खींचतान है कि एक तरफ नीतीश कुमार 2024 के सपने देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, वहीं आरजेडी के नेता कार्यकर्ता तो अभी मिशन 2022-23 में लगे हुए हैं। भविष्य जी मैं बोलूं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए एक्चुअली वो राज्य की पार्टी है, और राज्य की पार्टी लोकसभा, कोई भी राज्य की पार्टी हो, लोकसभा को उतना राज्य की विधानसभाओं की तुलना में कम सीरियसली लेती है, क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो राज्य के अंदर प्रमुख है जी। और पहला फोकस ये है कि आरजेडी का मुख्यमंत्री हो और वो नंबर 1 पर आए, और यंग है, डायनामिक है, और उनकी अपनी अभिलाषाएं हैं। और आप जानते हैं जो ज्यादा यंग होते हैं उनके अंदर पेशेंस की कमी होती है। तो डिप्टी सीएम है, बोले डी और हट जाए, ज्यादा अच्छा है, कितनी देर लगती है डी हटाने में जी। तो डी हटाओ और सत्ता में आओ, फिर देखेंगे। दूसरा, नीतीश कुमार जी 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो बोले अब बहुत हो गया, अब इनको हटाइए। और दूसरा आप समझिए, जेडीयू की अब उतनी शक्ति नहीं रह गई। नीतीश कुमार जी सिर्फ उसकी लाइफ को जिंदा कर रहे हैं। जेडीयू की देख लीजिएगा समय के साथ प्रासंगिकता कम हो रही है जी। उसको या तो मर्ज होना है या उसे टूटना है। बिल्कुल इस पर आऊंगा आलोक पांडे जी, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि मोकामा सीट पर नीलम देवी आरजेडी प्रत्याशी की जीत तय हो गई है, जीत सुनिश्चित हो गई है। उन्होंने कुछ देर पहले जीत का दावा भी किया था, क्या कुछ कहा था जरा सुनिए। कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी बिखराव या कला है और अध्यक्ष पद को लेकर जो एक खींचतान चलती रहती है, हालांकि बीच में कुलदीप बिश्नोई को ये चला कि भाई उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि वो अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भारी पड़े हुड्डा साहब। उसके बाद कांग्रेस से अलग होते, लेकिन वो खींचतान को कहीं ना कहीं और बल जरूर मिलेगा। एक तरफ कुलदीप बिश्नोई का सियासी कद तो बढ़ेगा, लेकिन उधर कांग्रेस में फिर से वो खींचतान और बड़े स्तर पर शुरू होगी। कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए जी। इंट्रोस्पेक्ट ये है कि जो व्यक्ति योग्य हो, जो व्यक्ति पार्टी को आगे ले जा सकते हो, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और हुड्डा जी का जमाना खत्म हो गया, बहुत आगे ले जा चुके हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, अगर कोई व्यक्ति योग्य है, वो देखिए आप कांग्रेस में जो लोग रहते हैं हाशिए में रहते हैं, और जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उनका कद अपने आप भारतीय जनता पार्टी बढ़ा देती है और वो कैसे परफॉर्म करने लगते हैं। कांग्रेस अपने ही नेताओं का उपयोग नहीं कर पाती है। वो जो बटरिंग कल्चर है, या ये कहें कि अब और क्या सब करें, मतलब जो लोग उनको खुश करते हैं कांग्रेस नेताओं को, जो दिल्ली में बैठकर उनको सब दे देती है पार्टी। तो जो कर्मठ नेता है, जो कांग्रेस के लिए जान लगा सकते हैं, शायद उनको कांग्रेस उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाती है। उसकी जगह पर उन नेताओं को यूटिलाइज करने की कोशिश करती है जो उनको ज्यादा खुश करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए राजस्थान में और मध्य प्रदेश में किसके नेतृत्व में चुनाव हुए थे और मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? जी बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूं सर। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद एक ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, और अभी जो स्थिति राजस्थान में बन रही है, तो वही ये एक रिमाइंडर है, ये यूं कहें कि एक अलार्म है, साइलेंट अलार्म है कि भाई संभल जाइए। ये वही टाइम है जहां पर आपको संभलना है। भविष्य जी, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस को अंदर झांकना, जैसे हमारे ऋषियों ने कहा ना कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है जी। तो कांग्रेस की सफलता, किसी व्यक्ति की सफलता और असफलता का राज उसके अंदर भी होता है, अंदर ही होता है। कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। कांग्रेस इसलिए नहीं हार रही कि बीजेपी मजबूत हो रही है, कांग्रेस इसलिए हार रही क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो रही है। उसका इलाज उसके अंदर है, उसे इंट्रोस्पेक्ट करना ही होगा। भारत यात्रा, लोगों से मिलना एक बड़ा कदम है। दूसरा कदम यह है कि कांग्रेस को अपने जमीनी नेताओं को, जो जनता से जुड़े लोग हैं, उनको कद्र करनी होगी और नेतृत्व असुरक्षा भाव से बाहर निकले जी। अगर नेतृत्व असुरक्षा भाव में रहेगा, नए नेतृत्व को डेवलप नहीं करेगा, या एक सीमा के बाद उसके नेतृत्व को रोक देगा कि राहुल गांधी को खतरा हो सकता है, तो फिर कांग्रेस के दुर्दिन ऐसे ही जारी है। बिल्कुल। और एक सवाल, जैसा सर हम पहले भी जिक्र कर रहे थे और आपने एक बात कही कि भाई बीजेपी तो मिशन मोड पर है और तमाम जो चुनाव है उसी लिहाज से वो उसमें एक्टिव होती है। अब देखिए बीजेपी गठबंधन की सरकार हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन में है, बावजूद इसके एक मैसेज भी इस चुनाव के बाद जाएगा, अगर भव्य बिश्नोई जीतते हैं,
कि देखिए भले ही वो इस बार उनको सेकंड टर्म में जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा, लेकिन पार्टी कहीं से भी कमजोर नहीं हो रही है। यस भविष्य जी, देखिए उस बार कुछ ऐसी स्थितियां थी, कांग्रेस अच्छा लड़ गई थी जी, तो बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हम बीजेपी इतनी जल्दी अपनी गलतियों से सीखती है, और दुर्भाग्य है कि विपक्ष का कोई दल अपनी गलतियों से बहुत देर में सीखता है। तो वो जो जल्दी सीखने और देर में सीखने में क्या है कि बीजेपी अपने आप को बहुत तेजी से खड़ी कर लेती है, अपनी गलतियों से सीख लेती है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे लोग अपनी गलतियों से के लड़ते रहते इस बात के लिए। जी बिल्कुल सर, रोकूंगा मैं। एक बड़ी खबर आपको बता दूं, गोपालगंज में बीजेपी और आरजेडी में सीधी टक्कर है। एक बड़ी खबर आ रही है, गोपालगंज विधानसभा सीट पर काउंटिंग जो है वो रोक दी गई है। तो 1 घंटे से गोपालगंज विधानसभा सीट पर काउंटिंग रुकी हुई है। 18वें राउंड के बाद बीजेपी 1705 वोटों से आगे है। 19वें राउंड की 1 घंटे से वोटिंग रुकी हुई है। तो बड़ी खबर गोपालगंज सीट से सामने आ रही है, बड़ी जानकारी। गोपालगंज विधानसभा सीट पर फिलहाल काउंटिंग रुकी हुई है। 1 घंटे से ये काउंटिंग रुकी हुई है। क्या कुछ कारण है, काउंटिंग किस लिए रोकी गई है, ये तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। जी, तो एक बड़ी जानकारी और आ रही है। गोपालगंज में 19वें राउंड की काउंटिंग के बाद महज 59 रह गई है। जो अंतर है, 59 वोटों के अंतर से बीजेपी आगे है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर जो है वो पलट रही है। जी, तो बड़ी खबर इस वक्त की, गोपालगंज विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती कुछ समय के लिए रोक दी गई है। पिछले लगभग 1 घंटे से वोटों की गिनती रुकी हुई है, लेकिन 18वें राउंड के बाद बात कर रहे हैं, बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, जिसके बाद से ये काउंटिंग 1 घंटे से रुकी हुई है। सिमरन, जो अपडेट आया 19वें राउंड के बाद जो अंतर है, बढ़त भाई अब गड़बड़ हो सकता है, चीटिंग हो सकती है जी। तो ये दौर चलते रहते हैं। मैं नहीं मानता कि कोई चीटिंग ज्यादा बड़ी इस तरह से संभव है, ईवीएम से वोट पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह की कोई संभावना, जो भी पिछड़ता है या जो भी इसकी लीड कम होती है, तो ये प्रयास करता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और हर बार होती है, हर काउंटर स्टेशन में होती है जी। लेकिन सर एक सवाल उठ रहा है, देखिए स्थिति बदल रही है, तस्वीर पलट रही है। हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को एक झटका यहां पर बड़ा लग सकता है। एक तो जो सीट उनके पास थी वो सीट दूसरी आरजेडी के खाते में जा सकती है, और जो एक हम ये कह रहे थे कि भाई उस टैग से बाहर बीजेपी आएगी कि जेडीयू के पिछलग्गू के तौर पर पार्टी वहां पर है, तो वो भी टैग कहीं ना कहीं वो और ज्यादा स्ट्रांग वो माइंडसेट होगा कि देखिए अब आप जेडीयू के साथ नहीं है, तो आपकी जो अपनी सीट थी वो भी आपके हाथ से जा रही है। नहीं, भविष्य में ये बात भी सही है, लेकिन क्योंकि बहुत बुरी तरह तो नहीं हारेंगे ऐसा लग रहा है अभी तक की स्थिति में, या तो जीतेंगे ही या तो अच्छे सम्मानजनक तरीके से हारेंगे। तो दोनों मैटर पे बीजेपी को उस तरह से नुकसान नहीं होगा। हाँ, सीट का नुकसान होगा, और अगर वो जीत जाते हैं तो निश्चित बात है उनको टैक्स से छुटकारा मिल जाने की तरफ बढ़ जाएंगे। हार जाते हैं तो भी है कि सम्मानजनक तरीके से हारे जी। तो बड़ा दिलचस्प है कि अब क्या स्थिति होगी, क्योंकि देखिए कई मायने हैं, कई मायनों से गोपालगंज की सीट अब महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आने वाले वक्त में एक तरफ 2024 की तैयारी भी है, तो दूसरी तरफ कई राजनीतिक मैसेज भी इस जीत और हार से तय होंगे। ठीक है, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। जी भविष्य जी, आज मेरी 15वीं शादी की सालगिरह है, तो अब मैं आपसे बिल्कुल बहुत शुभकामनाएं सर आपको TV9 की पूरी टीम की तरफ से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपने हमें बुलाया जी और बहुत अच्छा लगा जी। आपका कोई लास्ट प्रश्न था, मैं बोल दूं फिर मैं अच्छा नहीं सर, आंकड़े हम लगातार दिखा रहे हैं फिलहाल के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी शादी की सालगिरह के दिन भी हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। और ये आंकड़े आपको बता दें, गोपालगंज विधानसभा सीट पर काउंटिंग जारी है, और जीत का, माफ कीजिएगा, जो बढ़त का आंकड़ा था वो घटकर महज 59 रह गया।